सिगमंड फ्राइड ने जो योगदान दिया उसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको हमने बोला डायनेमिक मॉडल। कौन सा मॉडल? और उसमें हमने बात करी इड, ईगो, सुपर ईगो। उसकी तमाम बातें याद हैं आपको? इड का संबंध अचेतन से, किससे? और बाकी दोनों का तीनों से, बाकी दोनों का तीनों से, बस इतना ध्यान रखना है। संतुलित व्यक्तित्व कौन सा? जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो में कौन मजबूत हो? ईगो मजबूत हो। इंसान विक्षिप्तीकरण और पागलपन में जा सकता है कब? जब सुपर ईगो हावी हो जाता है। किस पर? ईगो पर कि इड पर? ईगो पर। और इंसान अपराधी प्रवृत्ति में, एंटी सोशल, आक्रामक कब बन सकता है? जब इड हावी हो जाती है। किस पर? ईगो पर। डेविल इन ए मैन इड था, मैन इन ए मैन ईगो था, और एंजल इन ए मैन सुपर ईगो था। उसके बाद हमने बात करी चेतन, अचेतन, अर्धचेतन की, ठीक है ना, जिनके कुछ प्रूफ्स भी हमने कल आपको बताए। चाहे सोमनाम्बुलिज्म हो, चाहे ड्रीम्स हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे अबनॉर्मल बिहेवियर हो, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन, पैराप्लेक्सिस, ये तमाम वो बातें हैं जो प्रूफ देती हैं कि अचेतन होता है। सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन को केवल 1/10 बताया और अचेतन मन को 9/10 बताया, लेकिन दोनों के बीच एक ब्रिज और पुल था। वो कौन सा था? अवचेतन। कौन सा था? अवचेतन था। और ये उनका जो स्थलाकृति मॉडल है, ये दरअसल एक आइसबर्ग से उन्होंने कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? आइसबर्ग नाम आ चुका है परीक्षाओं में, हिमशिला, बर्फ की चट्टान। ओके। उसके बाद सिगमंड फ्राइड की बेहद खास और महत्वपूर्ण बात है लिबिडो। क्या है? लिबिडो। लिबिडो वो लाइफ एनर्जी है, लिबिडो वो सेक्सुअल एनर्जी है जो हमारे शरीर में अलग अलग समय पर अलग अलग जोन्स में जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में जाती है, जिसको हमने बोला था, कौन सा वर्ड था इंग्लिश का? इरोजोनस। और सबसे पहले ये सेक्सुअल एनर्जी मुख में होती है। कहां पे होती है? मुख में, जिसको हम मुखावस्था या मुख्य अवस्था बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ओरल स्टेज। हमने आपको एक बात और बताई थी, इड की शुरुआत कब होती है? बोलिए। यस, इड जन्मजात होती है। इड क्या होती है? जन्मजात। और ईगो की शुरुआत होती है ओरल स्टेज में, और सुपर ईगो की शुरुआत होगी अब जो आप पढ़ेंगे उसमें, फेलिक स्टेज में। ये मैंने लिखवाया था आपको। ओके। तो मुख में थी, और मुख में थी वो एनर्जी। तो 2 तरह के बच्चे होंगे, एक तो ओरल अग्रेसिव, एक ओरल पैसिव। ओरल अग्रेसिव वो होते हैं जो काटते पीटते ज्यादा हैं, और पैसिव वो है जो काटते पीटते नहीं है या कम है। दोनों के साथ मिसबिहेव नहीं होना है। अगर मिसबिहेव हुआ तो ओरल एग्रेसिव बच्चे दूसरों को सताने वाले बन सकते हैं, दूसरों का शोषण करने वाले बन सकते हैं। और ओरल पैसिव आशावादी होंगे। कैसे होंगे? आशावादी होंगे। उसके बाद फिर अगले 2 से 3 वर्ष में या 1.5 से 3 वर्ष में ये सेक्सुअल एनर्जी का इरोजोनस पॉइंट बन जाएगा एनल। और एनल का मतलब है हमारे शरीर के उत्सर्जन अंग। कौन से अंग? सेक्स वाले नहीं, बल्कि उत्सर्जन वाले अंग। और यहां पे 2 प्रकार के व्यक्तित्व विकसित हो सकते हैं, एक तो गुदा आक्रामक, एक गुदा धारणात्मक। सुन रहे हो ना? मफलर। गुदा आक्रामक, एनल एक्सप्लोसिव वो हैं जो बार बार सुसु करते हैं बच्चे। सुन रहे हो ना? और धारणात्मक वो है जो जाते ही नहीं है। तो ना तो जो बार बार करते हैं उनको टोकना है, और ना जो रोक के रखते हैं उनको जबरदस्ती भेजना है। क्योंकि अगर आपने अभी उनको बार बार जाने वालों को टोक दिया, रोक दिया, तो वो फिक्सेशन हो जाएगा, और फिर बड़े होने के बाद वो चीजें बाहर आएंगी। और वो किस रूप में आएंगी? वो क्रूअल बन जाएगा, वो तोड़ने फोड़ने वाला, डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा। उसमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या होगी, वो चीजें, वो डाह, वो ईर्ष्या, वो जलन, वो जेलसी बाहर निकलेगी, तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व खराब हो जाएगा। दूसरे गुदा धारणात्मक जो रोक के रखते हैं, उनको आनंद आता है रोक के रखने में, तो आनंद लेने दो 1-2 साल। क्योंकि अगर आपने उनको जबरदस्ती भेजा तो अब तो उनकी चीजें निकाल दी, लेकिन बाद में वो रोक लेंगे, और बाद में रोक लेंगे तो वो कंजूस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कंजूस बन जाएंगे, हठी बन जाएंगे, जिद्दी बन जाएंगे। 2 स्टेज पढ़ ली। तीसरी स्टेज लैंगिक अवस्था।
तीसरी स्टेज है लैंगिक अवस्था। लैंगिक, इसके बहुत से नाम है हिंदी में। इसको लैंगिक अवस्था भी कहते हैं, इसको लिंग अवस्था भी कहते हैं, इसको यौनांग अवस्था भी कहते हैं, इसको योनि अवस्था भी कहते हैं, इसको शिशन अवस्था भी कहते हैं। लेकिन इंग्लिश वाला फेलिक शब्द याद रखना, फेलिक स्टेज है ये। फेलिक स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। लैंगिक अवस्था या फिर लिंग अवस्था या फिर यौनांग अवस्था, इंग्लिश में याद रखना फेलिक स्टेज। और इसका समय 4 से 6 वर्ष हम बताते हैं, बाकी 3 से 5 वर्ष मिले तो भी गलत नहीं होगा। 3 to 5 years। 0 से 1, फिर 2 से 3, फिर 4 से 6, हमारा सीक्वेंस यूं चलता है। 7 से 12, फिर 13 से 19। पर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो परीक्षा में कहीं भी तो आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ओके, यहां देखो, इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे अग्रेसिव पैसिव टाइप से, ठीक है ना। यहां पे बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसकी खास बात क्या है, ऐसे लिख दो जैसे मैं लिख रहा हूं। पियाजे कहते हैं कि साहब इस अवस्था में बॉयज में कौन सी ग्रंथि बनती है, ओडिपस, और गर्ल्स में इलेक्ट्रा। बॉयज में ओडिपस और गर्ल्स में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। लिखना है, बॉयज में ओडिपस और गर्ल्स में इलेक्ट्रा। बॉयज में ओडिपस और गर्ल्स में इलेक्ट्रा। क्या थी हम आपको बता चुके हैं, याद है आपको। इनका प्रभाव क्या होता है, लड़के किसके साथ रहना चाहते हैं, माता के साथ, और लड़की पिता के साथ रहना चाहते हैं। तो आकर्षण समलिंगी हुआ कि विपरीत लिंगी, विपरीत लिंगी हुआ। ओडिपस इलेक्ट्रा हमारी बॉडी में कहां बनते हैं, तो 2 चीजें याद रखना। एक तो अब वो सेक्सुअल एनर्जी आ गई यौनांगों में। कहां पे आ गई, यौनांगों में आ गई, सेक्सुअल ऑर्गन्स में आ गई। यहां पे सेक्सुअल, आपने एक शब्द सुना होगा, शिशव का मुक्ता, सुना है ना। इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी। इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी दरअसल यौनांगों में उस एनर्जी के आने से है, और एट द बिगिनिंग यहीं से बच्चा सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन अपने यौनांगों को छू के हासिल करता है, ऐसा फ्राइड साहब बोलते हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वास्तव में ओडिपस और इलेक्ट्रा दोनों काल्पनिक बातें हैं, दोनों सिंबॉलिक चीजें हैं जो ग्रीक लिटरेचर से ली गई हैं। ओडिपस वो राजकुमार था जिसको एक राजकुमारी से प्रेम था, लेकिन उसके वृद्ध पिता राजा ने उस राजकुमारी से शादी कर ली और उसी महल में लेके आए जिसमें वो राजकुमार था। तो वो उसकी स्टेप मदर हुई, स्टेप मदर। तो प्रतीकात्मक रूप से मां के प्रति आकर्षण हो गया। सेम ऐसे इलेक्ट्रा एक राजकुमारी की कहानी है। तो ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक। अगली महत्वपूर्ण बात है, फ्राइड साहब बताते हैं कि साहब लड़कों की बात करें कि लड़कों में ओडिपस डेवलप हो जाती है तो मां के प्रति वो आकर्षित होते हैं, सुन रहे हो ना। लेकिन उनको ये लगता है कि मेरे और मां के बीच में ये व्यक्ति आ गए जो कि पिता हैं। कौन है, पिता हैं। अभी वो इन चीजों को नहीं समझता, इसलिए वो पिता को अपना राइवल मानता है। क्या मानता है, राइवल हैं, पिता मेरे प्रतिद्वंदी हैं, पिता मेरे और मां के बीच में आते हैं। और बहुत बार देखा गया है, यहां बच्चे के साथ मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। मिसबिहेव का मतलब मनोवैज्ञानिक माता पिता, अगर छोटा बच्चा है तो उसके सामने करीब आते हैं तो उसे सहा नहीं जाता। और ये देखा गया है, फ्राइड साहब कहते हैं कि जब मां बाप दोनों साथ होते हैं तो बच्चा रह नहीं पाता, दोनों के बीच में घुस जाता है और मां से लिपट जाता है। लेकिन वो ये भी समझता है, उसको इस बात का डर भी लगता है कि ये जो पुरुष हैं इनके पास पावर है, शक्ति है, इसलिए इनसे मेरे को खतरा है। और किस बात का खतरा है कि कहीं ये मेरा पेनिस कटवा ना दें। किस बात का खतरा हुआ
कि कहीं ये मेरा पेनिस कटवा ना दें, और इसको सिगमंड फ्राइड ने बोला है वंध्याकरण चिंता। क्या बोला? वंध्याकरण चिंता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी। और यहां मिसबिहेव जिन बच्चों के साथ होता है, मिसबिहेव का मतलब अमनोवैज्ञानिक माता पिता होते हैं, तो उन बच्चों में कैस्ट्रेशन एंजाइटी पनपती है। कौन सी एंजाइटी पनपती है? कैस्ट्रेशन एंजाइटी। ये पूछा जा चुका है, जिसको बोलेंगे वंध्याकरण चिंता। कौन सी चिंता? वंध्याकरण चिंता। लगता है इस शब्द को देख के कि ये लड़कियों की बात होगी, पर ये लड़कियों की नहीं है, बल्कि लड़कों की बात है। एक ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, गर्ल्स के साथ क्या होता है, सेम वही वाली बात है। हालांकि देखो यहां पे क्या होता है, जब बच्चे को ये वाली चिंता आती है, फिर क्या होता है, फिर यहां जैसे 5 साल के हो गए, 2-3 साल निकले, ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। लेकिन इस वक्त में अगर मिसबिहेव हुआ तो ये एंजाइटी पनप सकती है। सुन रहे हो ना? इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एट द एंड ऑफ फेलिक स्टेज, वो शुरू में डर के कारण से अपने पिता को फॉलो करता है, और फिर एक टर्म आती है आइडेंटिफिकेशन। कौन सी? आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब वो कुछ बातें, कुछ नियम, इवन नैतिक नियम अपने पिता के मानने लग जाता है और उनको फॉलो करने लग जाता है। और यहां पर होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं तादात्म्यकरण। क्या होता है? तादात्म्यकरण। और तादात्म्यकरण एक लड़का मां से नहीं करता, बल्कि किससे करता है? पिता से करता है। और इस तादात्म्यकरण में ही सुपर ईगो का जन्म होता है, सुपर ईगो बनता है। और इसके बाद वो लड़का पूरी जिंदगी अपने पिता को आदर्श मानता है। क्या मानता है? पूरी जिंदगी अपने पिता को आदर्श मानता है। लेकिन ये वो वक्त आया था जिसमें उसने अपने पिता को प्रतिद्वंद्वी समझा था, शक्तिशाली पुरुष समझा था, और पिता से डरा था, और उसके डर के कारण से उसमें कैस्ट्रेशन एंजाइटी पैदा हुई थी। लेकिन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होता है, तादात्म्यकरण होता है, पिता को फॉलो करता है और जिंदगी भर ऐसा करता है। लड़कियों की बात करें तो यहां लड़की अपने पिता से आकर्षित होती है और मां को अपना राइवल समझती है। ये भी 2 साल का वक्त, 3 साल का वक्त गुजर जाएगा, तुम सामने देखो, व्हाट यू डूइंग। ये 2 साल का, 3 साल का वक्त गुजर जाएगा। इसके बाद सेम वही होगा, लड़की भी आइडेंटिफिकेशन करेगी, और वो करेगी अपनी मां से। किससे करेगी? मां से करेगी, और मां को फॉलो करेगी, और जिंदगी भर अपनी मां को आदर्श मानेगी। लेकिन ये वक्त था जब उसमें ऐसे ख्याल आए थे। और यहां जो अमनोवैज्ञानिक व्यवहार लड़की के साथ अगर हुआ किसी फैमिली में, तो फिर क्या होता है? अमनोवैज्ञानिक व्यवहार यहां इस रूप में हो सकता है, फ्राइड कहते हैं कि सब जिन घरों में लड़कों को लड़कियों पे तरजीह दी जाती है, जिन घरों में लड़कों को लड़कियों से सुविधाएं ज्यादा दी जाती हैं, तो वहां लड़की के मन में ये बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों? दूध पहले भाई को, तो सोचते भाई को पहले क्यों, मुझे क्यों नहीं? फिर वो सोचते अच्छा ये बात है, भाई के ऑर्गन्स ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं है। और फिर वो सोचती है कि मेरे पास भी था पर मेरी मां ने कटवा दिया। क्या सोचती है? मेरे पास भी था पर मेरी मां ने कटवा दिया। इसको फ्राइड बोलते हैं पेनिस इनवी। क्या बोलते हैं इसको? पेनिस इनवी। ध्यान रखना, पेनिस इनवी लड़कियों की बात है, लड़कों की नहीं है। लिंग ईर्ष्या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिंग ईर्ष्या। ये सब लड़कियों में नहीं होती, पर जिन लड़कियों में के परिवार में लड़के लड़के में भेद करके लड़के को तरजीह दी जाती है, उनके साथ ऐसा फील होता है उनको। हालांकि ये चीजें याद नहीं रहती, मैं आपको पहले बता चुका हूं। बाल्यावस्था की बातें याद रहेंगी, शिशुअवस्था वाली बातें हमें याद नहीं रहती, पर उन्होंने रिसर्च किया है इस बात पे कि ऐसा होता है। ये पेनिस इनवी भी दूर होगी किससे? आइडेंटिफिकेशन से, और उसके बाद वो अपनी मां को आदर्श मानेगी। पर 2 चीजें हमको याद रखनी है, कैस्ट्रेशन एंजाइटी या वंध्याकरण चिंता किससे संबंधित है? बॉयज से। और पेनिस इनवी या लिंग ईर्ष्या किससे संबंधित है? गर्ल्स से। दोनों बातें क्लियर? हल्के से आपके पास जगह है तो केवल इतना ही शॉर्ट में बॉयज वाले में लिख लो, ये आपका वंध्याकरण चिंता और कैस्ट्रेशन एंजाइटी। वंध्याकरण चिंता है ना, कैसी बातें क्रांतिकारी। तभी तो बोला है कि अरस्तु के बाद अगर किसी ने मनोविज्ञान में सबसे क्रांतिकारी चीजें दी हैं तो वो सिगमंड फ्राइड है। लड़कों में वंध्याकरण चिंता, इंग्लिश में लिखना है कैस्ट्रेशन एंजाइटी। कैस्ट्रेशन एंजाइटी।
कुछ लोग ऐसी बातें फ्राइड की क्लास में बोलते नहीं है, छुपाते हैं, पर परीक्षा में आती हैं। इसलिए एक शिक्षक धर्म यह भी बनता है कि हम सारी बातें बताएं आपको। बोलिए, आर यू हैप्पी? ओके। और गर्ल्स के सामने लिख लेंगे पेनिस इनवी, हिंदी में लिखेंगे लिंग ईर्ष्या। एक और बात मिटा दूं, ये ऑडिपस लिखता तो लिख ही लिया आपने। ये लड़कों की बात है, बॉयज की, और ये गर्ल्स की बात है। ओके। इतना धीरे धीरे, चलिए लिखा सबने? हाँ, इनवी, इनवी, ENEVY, पेनिस इनवी, ईर्ष्या, ईर्ष्या। एक बात और, सुन रहे हो कि नहीं? ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियां, जो लड़के जो ओडिपस अबद्ध रह गए, अबद्ध रह गए का मतलब कहीं कहीं ना कहीं फिक्सेशन वाली बात है, ठीक है ना? तो वो भविष्य में क्या बन सकते हैं? यहां भी भविष्यवाणी है। जैसे पहले दोनों स्टेजेस में भविष्यवाणी देखी हमने, देखी ना? विनाशक बन सकते हैं, विद्वेषी बन सकते हैं, हठी कंजूस बन सकते हैं। तो यहां भी भविष्यवाणी है कि ऐसे लड़के जिनमें कैस्टेशन एंजाइटी होती है, जो इलेक्ट्रा अबद्ध रह गए, ठीक है, तो फिर ऐसे लड़के भविष्य में क्या बन सकते हैं? तो बॉयज के लिए फ्राइड साहब ने बोला है कि ऐसे लड़के भविष्य में बन जाएंगे शेखीबाज। शेखीबाज एक शब्द है दरअसल उर्दू का। शेखीबाज क्या होता है? ब्लफ मास्टर, ब्लफ, गप मारने वाले, बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले। भविष्य में क्या बन सकते हैं? ये शेखीबाज, ब्लफ मास्टर बन सकते हैं, डींग हाँकने वाले बन सकते हैं, उच्चाकांक्षी बन सकते हैं, हाई एम्बिशियस। अब हाई एम्बिशियस हो गए तो फिर वो कहीं पे उनका मन नहीं लगता किसी काम में, वो भटकते रहते हैं इधर उधर, और इनमें उतावलापन आ जाता है, उतावले बन जाते हैं। उतावलेपन का गुण या उतावलापन गुण तो क्या कमी है? तो तीन बातें बताई उन्होंने। लड़के बन सकते हैं ब्लफ मास्टर, झूठ बोलने वाले, गप मारने वाले, डींग हाँकने वाले, हाई एम्बिशियस, उच्चाकांक्षी, और उतावलापन या उतावलेपन का गुण, उतावलेपन की विशेषता आ जाती है। तीनों बातें लड़कों की क्लियर। लड़कियों के लिए और भी डेंजरस बात है। ऐसी लड़कियां जो ओडिपस अबद्ध रह गई, वो भविष्य में पता है क्या बन सकते हैं? फ्लर्ट करने वाली। जानते हो फ्लर्ट करना किसको बोलते हैं? उन्होंने उर्दू का शब्द है, AK सिंह ने इस्तेमाल किया है ना, तो परीक्षाओं में काम का है, इश्कबाज। क्या बनेंगी? आप बोलेंगे साहब इश्क करना कौन सा गुनाह है? इश्क करना गुनाह नहीं है, यस, पर सबसे करना गुनाह है। सही पकड़ा। फ्लर्ट करने वाली, एक सेडक्टिवनेस का गुण आ जाएगा। सेडक्टिव का मतलब होता है सम्मोहकता। कैसा गुण आ जाएगा? सम्मोहकता मतलब स्त्री का, लड़की का सजना संवरना। अच्छी बात है कि खराब बात? अच्छी बात है ना? पर बहुत ज्यादा सजना संवरना और सबको दिखाना, सबको रिझाना, सम्मोहकता है। और एक और बोला उन्होंने, फ्री मिस्क्यूटी में जा सकती है। फ्री मिस्क्यूटी समझते हो? स्वच्छंद संभोगी बन सकती है। ये उनकी घोषणाएं हैं। तीन बातें लड़कों की, शेखीबाज, उच्चाकांक्षी, उतावलापन। तीन बातें लड़कियों की, इश्कबाज, सम्मोहकता, या फिर स्वच्छंद संभोगी। ये खतरे हैं। जानबूझ के पूछ रहे हो कि पता ही नहीं है? मोहन, स्वच्छंद का मतलब इंग्लिश में बोला ना, फ्री। फ्री समझ गए? क्या समझे बताओ? सब समझते हो?
ओके, तो मेनली ध्यान रखना है तीन बातें, तीन लड़कों के बारे में और तीन लड़कियों के बारे में। मुकेश कुमार सैनी, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। है अबद्ध, अबद्ध का मतलब एक तरीके से वही ले सकते हैं कि जिनका ओडिपस और देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ओडिपस इलेक्ट्रा का सफलतम समाधान हो जाए, सही व्यवहार हो तो, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर वो उसमें टिके रह जाते हैं, बड़े हो गए लेकिन फिर भी उनमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स जाता नहीं है। यस, तो वो ऐसा बनेंगे, सभी नहीं बनेंगे, चिंता मत करो। मैंने बोला ना इनको चिंता होगी, मैंने बोला ना कि सभी बच्चे ऐसे नहीं होंगे, चाहे आप ओरल स्टेज की बात करो, चाहे एनएल की बात करो, चाहे इसकी बात करो, ठीक है ना। तो जहां मिसबिहेव होता है, कुछ गड़बड़ होती है, वहां पे ये खतरा है सॉरी ठीक है ना, मिसबिहेव वालों के लिए खतरा है। ओके, तो दोनों बातें याद रखनी है आपको। ऐसी कोई डीपली बात पूछ लें, वैसे ये तो पूछा ही गया है, पेनिसिलिन, कस्टेसन एंजाइटी, ठीक है ना, तो ये तो बहुत जरूरी था लिखना, और ये भी आप हल्का सा लिख भी सकते हो और याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये आपको याद भी रह जाएगा। ओके, तो याद रखना, लड़कों में कौन सी ग्रंथि? ओडिपस, लड़कियों में इलेक्ट्रा। ओडिपस और इलेक्ट्रा का प्रभाव समलिंगी आकर्षण की विपरीत लिंगी, बोलिए, विपरीत लिंगी आकर्षण। अगली बात, लड़कों में कौन सी एंजाइटी? कौन सी एंजाइटी? कैस्टेसन एंजाइटी। कौन सी? कैस्टेसन एंजाइटी। और लड़कियों में कौन सी इनवी? पेनिस इनवी। लड़कों में कैस्टेसन एंजाइटी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कौन सी चिंता? वंध्याकरण चिंता। और लड़कियों में यस, लिंग ईर्ष्या। लेकिन इन दोनों का जो समाधान होगा वो आइडेंटिफिकेशन के रूप में सामने आएगा। किसके रूप में सामने आएगा? आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तादात्म्यकरण। जानते हो ना ये क्या होता है? मैं पहले भी बता चुका हूं आपको तादात्म्यकरण क्या होता है। तुम बताओ लड़की, तादात्म्यकरण क्या होता है? खुद की पहचान। यस, बड़े लोगों के अच्छे गुणों को अपने आप में ले लेना तादात्म्यकरण है ना। आइडेंटिफिकेशन के साथ एक टर्म हो जाती है सिमुलेशन, जब हम आपको बाद में डिफेंस मैकेनिज्म कराएंगे तब एक एक करके लिखाएंगे इनको। तो तादात्म्यकरण क्या होता है? विकास में तादात्म्यकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। हम जिस कल्चर में, जिस परिवार में, जिन लोगों के बीच रहते हैं, उनके गुणों को अडॉप्ट करते हैं ना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। तो लड़की अपनी मां के गुणों को अडॉप्ट करती है और लड़का पिता के गुणों को अडॉप्ट करता है और उनको आदर्श मानता है, तो ये तादात्म्यकरण हो जाता है। ये क्या हो जाता है? तादात्म्यकरण। ये अच्छी बात हो जाती है। ओके, चलिए साहब, फिर हमने आपको बताया कि लड़कों में क्या संभावना है, भविष्य में कैसे बन सकते हैं? कौन से बात? सेखीबाज। दूसरी बात उच्चाकांक्षी, और तीसरी बात उतावलापन। लड़कियों में पहली बात क्या? इश्कबाज। मजा नहीं आता आपको ऐसे बोलना? इश्कबाज। दूसरी बात सम्मोहकता, और तीसरी बात स्वच्छंद संभोगी। ओके, दैट इज फेलिक स्टेज। कौन सी स्टेज? फेलिक। अब है चौथी, फोर्थ वन, ये है साइकोलॉजी, जो आपको सिलेक्शन भी दिलवाती है और आपको यस जिंदगी से रूबरू भी करवाती है। चौथी स्टेज याद है आपको? चौथी स्टेज है यस, अव्यक्त अवस्था बोल सकते हैं इसको, सुप्त अवस्था बोल सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। अव्यक्त अवस्था या सुप्त अवस्था या प्रच्छन्न अवस्था, कोई भी नाम आ सकता है हिंदी में। प्रच्छन्न का मतलब भी छुपा हुआ होता है, इंग्लिश में लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी। और ये बाल्यावस्था के इक्विवेलेंट है, जिसको हम 7 से 12 वर्ष, 6 से 12 है तो भी चलेगा, मानते हैं। इस पे एक प्रश्न तो ये बनता है जो पूछा गया है, सुन रहे हो?
नाम लिखा सबने? बोलिए पहला नाम क्या लिखा? बोलो। दूसरा नाम? तीसरा नाम इंग्लिश में? ओके, लेटेंट स्टेज लिखा ना? ओके, सुन रहे हो ना? एक प्रश्न तो ये बनता है, अब तक हमने देखा, आपको याद है? याद है कि सबसे पहली स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी का सेंटर कहां था? बोलो। मुख में। उसके बाद कहां गया? एनल में। और उसके बाद कहां गया? योनांगों में गया ना? तो तीनों बार इरोजोनस जोन बदले ना? कभी मुख में, कभी उत्सर्जन अंगों में, कभी योनांगों में, बदले ना? अब यहां पे कौन से जोन में जाएगा, कौन से अंगों में जाएगा? हाँ, पर बॉडी के कौन से जोन में जाएगा? बॉडी में भी तो अब तक बदले हैं ना, पहले मुख आया, फिर एनल आया, फिर योनांग आए कि नहीं आए? तो फिर इस स्टेज में कौन से अंग आएंगे? जवाब है कोई अंग नहीं आएगा। यह प्रश्न आया परीक्षा में, यह प्रश्न आया परीक्षा में कि वो कौन सी अवस्था है, आप सुन रहे हो? वो कौन सी अवस्था है जिसमें हमारे शरीर में कोई नया कामुक क्षेत्र नहीं बनता? जवाब है अव्यक्त अवस्था। क्यों? क्योंकि फ्राइड कहते हैं इस अवस्था में जो एनर्जी है वो कहीं और चली जाती है और वो सब्लिमेट कर जाती है। यहां उदातीकरण होता है, परिशोधन होता है, मार्गांतरीकरण होता है और वो जाती है सृजनात्मकता में। कहां जाती है? सृजनात्मकता में। तो ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। पहला तो आपको याद रहेगा, कोई नया कामुक क्षेत्र नहीं बनता ना? तो एकमात्र ये अवस्था है जब हमारी बॉडी में कोई नया इरोजोनस जोन नहीं बनता और वो एनर्जी चली जाती है क्रिएटिव वर्ल्ड में। कहां चली जाती है? क्रिएटिव वर्ल्ड में। तो लिखो, इसमें यही बात लिखनी है आपको। आप लिखें, फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में हमारे शरीर में कोई नया कामुक क्षेत्र, इरोजोनस, स्पेलिंग बताओ। NOUS तो आएगा, जोन। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में, देखो तुम स्पेलिंग देखो इरोजोनस की। हाँ, तो जेड भी आएगा और एक बदलाव और भी हो सकता है, आई थिंक नहीं, एग्जैक्ट बताओ। देखो ना तुम। यस, ERO, ZONEOUS, श्योर, गुड, EOUS देख लो। हाँ, जी आएगा। हाँ, EROZE, तो हमने सही लिखा था। लड़की क्या कर रही हो तुम? ओके, हम सही थे। इरोजोनस जोन। इरोजोनस जोन क्या होता है? कामुक क्षेत्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो लिखिए सब लोग। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में, तुम ऐसे बोल देती हो फिर। अभी तो सही है ना? तो पहले भी सही था। ओके, कोई बात नहीं। इस अवस्था में हमारे शरीर में कोई नया कामुक क्षेत्र, सबको इंग्लिश में लिखना है, इरोजेनस। ओके, इरोजेनस जोन नहीं बनता। इंग्लिश में लिखना है इरोजेनस या इरोजोनस जोन नहीं बनता, बल्कि नहीं बनता, बल्कि लैंगिक ऊर्जा या सेक्सुअल एनर्जी मार्गांतरीकरण करके
मार्गांतरीकरण, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन करके फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में कोई नया कामुक क्षेत्र या इरोजोनस जोन नहीं बनता, बल्कि लैंगिक ऊर्जा या सेक्सुअल एनर्जी मार्गांतरीकरण करके या सब्लिमेशन करके खेलकूद, चित्रकारी, शिक्षा, खेलकूद, चित्रकारी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में, खेलकूद, चित्रकारी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सृजनात्मक गतिविधियों के रूप में प्रकट होती है, सृजनात्मक गतिविधियों के रूप में प्रकट होती है। ये फ्लाइट क्रिएटिव वर्ल्ड में जाती है, सृजनात्मक दुनिया में पलायन होता है, तो इसको फ्राइड साहब बोलते हैं फ्लाइट टू क्रिएटिव वर्ल्ड। वापस बोल रहा हूं, कोई नया कामुक क्षेत्र नहीं बनता, बल्कि लैंगिक ऊर्जा मार्गांतरीकरण करके, मार्ग बदल के खेलकूद, चित्रकारी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में कौन सी गतिविधियों के रूप में प्रकट होती है? सृजनात्मक गतिविधियों के रूप में प्रकट होती है। इसलिए तो बाल्यावस्था को हमने विधायकता की अवस्था बोला था, याद है? याद है कि नहीं? ओके, तो ये बात याद रहेगी। इस अवस्था के बारे में दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो कि वो कौन सी अवस्था है जब हमारी बॉडी में कोई नया कामुक क्षेत्र नहीं बनता, तो क्या बोलोगे? अव्यक्त अवस्था। कौन सी अवस्था? अव्यक्त अवस्था। और दूसरी बात, यहां लैंगिक ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है? सृजनात्मक या रचनात्मक गतिविधियों के रूप में प्रकट होती है। दोनों बातें क्लियर? ओके, पांचवी और आखिरी स्टेज, जेनाइटल या जेनिटल, जनन अवस्था। जनन जनन अवस्था। उसके बाद फ्रॉइड कंप्लीट हो जाएगा। एक इरोज थेनाटोस भी आपको मैं बताऊंगा, मोटिवेशन में बता दूंगा। नाम सुना ना, इरोज थेनाटोस? अंजना आर्य, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ और भी लिखो ताकि हम पढ़ लें। हैप्पी न्यू ईयर मत लिखना बस। ओके, 5 नंबर पे लिखिए जनन अवस्था। जनन अवस्था, जेनाइटल या जेनिटल स्टेज, और ये आएगी 13 वर्ष के बाद। किशोरावस्था आ गई साहब। और ये आखिरी अवस्था है मनोलैंगिक विकास की। उसके बाद में मनोलैंगिक विकास नहीं होगा, बाकी विकास चलता रहेगा। तो 5 स्टेजेस बताइए, 5वीं आखिरी है जनन अवस्था। कौन सी अवस्था? जनन अवस्था। लिख रहे हो ना? कौन सी अवस्था? जनन अवस्था। इसमें उन्होंने विभाजन किया एक छोटा सा, कि इसको सुन रहे हो ना? वो जो कम सुन रहे हैं ना, वही तुरंत बोलते हैं हाँ सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको उन्होंने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला है, वही वापस आएगा, नार्सिसिज्म आएगा ना। तो पहला है स्वप्रेम, स्वमोह। इसके लिए एक टर्म है ऑटो इरोजन होता है, ऑटो इरोजन, इसी को बोलते हैं नार्सिसिज्म। यानी यहां खुद से ही प्यार करेंगे। किशोरावस्था की शुरुआत में 13 वर्ष के बाद फ्राइड साहब कहते हैं कि यहां खुद से ही प्यार करेंगे, खुद से ही सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगे बस। ऑटो इरोशन बोलते हैं, ऑटो इरोशन। Maybe some bad habits here, but they are not bad habits, natural.
तो खुद से प्यार करना। प्यार कैसा करना खुद से? सेक्स वाला प्यार करना, सेक्सुअल। 2 नंबर पे आएगी होमोसेक्सुअलिटी। किशोरावस्था की शुरुआत हुई, उसके बाद मिडिल एडोलसेंट में होमोसेक्सुअलिटी आएगी, समलैंगिकता आएगी। समलैंगिकता जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, फ्रॉइड साहब कहते हैं कि यहां होमोसेक्सुअलिटी होती है। होमोसेक्सुअलिटी, एक लड़की को दूसरी लड़की अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, पर आया ऐसा टाइम है ना, उसके साथ बैठना रहना अच्छा लगता है उसको, हाथ थामना अच्छा लगता है उसको। ये होमोसेक्सुअलिटी का एक दौर था, ये भी गुजर जाएगा। और फिर फाइनली थर्ड हेट्रोसेक्सुअलिटी आएगी, विषम लैंगिकता। और विषम लैंगिकता जिंदगी भर चलेगी, हेट्रोसेक्सुअलिटी। और इसी से फिर ए आएगा कि आई आएगा पता नहीं मेरे को। इस बार गलती हुई तो फिर नहीं मानूंगा। सेक्सुअलिटी ए आएगा, ओके। तो विषम लैंगिकता हेट्रोसेक्सुअलिटी है, जिसके कारण से जीवन आगे बढ़ता है, जिसके कारण से प्रणय होता है, जिसके कारण से सृजन होता है, जिसके कारण से निर्माण होता है, जिसके कारण से संतति उत्पन्न होती है, जिसके कारण से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। तो जेनाइटल स्टेज को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले ऑटो इरोजन, जिसको बोल सकते हैं नार्सिसिज्म। तो अक्सर आप पढ़ते हो ना कि साहब नार्सिसिज्म किशोरावस्था में होता है कि शेष अवस्था में होता है? दोनों में होता है। कभी भी परीक्षा में दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, आएंगे तो बोनस मिलेगा, ठीक है। फिर समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी में बता चुका हूं आपको। बहुत से देशों में तो इसके कानून बने हैं, पर अपने यहां नहीं है, अपने कल्चर में पसंद नहीं है, और पसंद होना भी नहीं चाहिए, पर है उनका। विषम लैंगिकता, हेट्रोसेक्सुअलिटी। हेट्रोसेक्सुअलिटी क्लियर? क्लियर, ओके। दैट वाज सिगमंड फ्राइड। आगे चलें, चलिए। शुभम, विक्रम, कट कर दो।